नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल के कुछ प्रश्न अ, उल्लिखित हैं। पहला प्रश्न देखिए, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन वी स्मिथ, तीसरा ऑप्शन आर के मुखर्जी, चौथा ऑप्शन डी आर भंडारकर। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बृहदर, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो जिस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? और यहाँ ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषण तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। एक देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचित या अभिसारिका बंधी तक। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी धन संचय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ई कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य जनपद, दुर्ग दुर्ग कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक के संदर्भ में ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज दूत था। ऑप्शन ए सेलुकस का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन सी डेरियस का, ऑप्शन डी यूनानियों का, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है सेल्यूकस का। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया और यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। अगला प्रश्न देखिए,
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी 7। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री एवं उपदेशक थे। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अगला प्रश्न देखिए, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था और ये है ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन डी अशोक का सौपारा शिलालेख। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्र दमन दामन के जूना अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषाप ने इस जलाशय के साथ बहुत सारी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनारत तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन ए माशकी अभिलेख, ऑप्शन बी रुद्रदामन अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। ये गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरि पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट है कि भारत में अशोक का अधिकार चौल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय इस पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर से के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए माशिकी का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रोमनी देई का स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू यानी कि बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी लाजा मागधम संघम अभिवादेतूर्णम आह अपावादतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। जो अशोक का धम्म यानी कि धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिला अभिलेख के माध्यम से ये संदेश देता है कि अपाशिन्वे बहु कायने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता एवं तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः जो विकल्प ई है वो उपयुक्त में से एक के संदर्भ में सत्य है। अगला प्रश्न देखिए,
अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मदेव, ऑप्शन डी धर्म कीर्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय तथा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन 2 स्तंभलेख, ऑप्शन डी गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी ना होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शेरेकूना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन सी सामरी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और इसके कहा गया सामरिक। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंदनागरी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी खरोष्ठी। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी खरोष्ठी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी नंदनागरी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी खरोष्ठी। अशोक के अभिलेखों की पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी ब्यूलर, ऑप्शन सी रॉबर्ट सेवेल, ऑप्शन डी कॉडरिंगटन। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के देली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी ए एच दानी, ऑप्शन सी व्यूलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो जो इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरिवंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन ए जालाओक, ऑप्शन बी अवंती वर्मा, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी वीरभद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? यहाँ चार पांच विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए रोमिला थापर, बी ऑप्शन डी एन झा, सी ऑप्शन बी ए स्मिथ, डी ऑप्शन एच सी रायचौधरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, रोमिला थापर। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारूओं ने, ऑप्शन डी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर की तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि गुफा प्रमुख है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है और प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर में से लोग पढ़ने आते थे। अगला प्रश्न, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन ए वर्मा से, ऑप्शन बी थाईलैंड से, ऑप्शन डी कंबोडिया से, ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक वालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। अगला प्रश्न देखिए, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शन ए धरीन्द्र, ऑप्शन बी संग्राम धनंजय, ऑप्शन बी बालपुत्र देव, ऑप्शन डी चूड़ा मणिवर्मन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी भितरी, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी सांची। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी मेनांडर, ऑप्शन बी भीम कड़फिसेस, ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, भीम कड़फिसेस। अगला प्रश्न देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कण्वा, ऑप्शन डी गुप्त। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, कण्वा यानी कर्ण। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारी अगले नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।